सर अभी हमारे साथ एक और नए गेस्ट हैं। सर आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस हिम। वेलकम मिस्टर Please. आर के जैन सर। आर के जैन sir is a ex-country head youth for Human Rights International USA. Presently he is president of Youth for Human Rights, only civilian in the country who got highest civilian award from Director General CRPF, as he briefed more than 10 lakh citizens of India about Wow, working of wow, CRPF. wow. By profession, by profession, he is a publisher. He has attended national and international seminar, and he has also delivered a speech on human rights in United Nations, Geneva. Sir, Wow, a wow. very warm welcome to you, sir, in this show. Kindly, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार, राजीव जय जैन हिंद। साहब जो है आप जैसी अथॉरिटी को इस मंच पे हम पाके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके अनुभव सुनना चाहता हूं और फिर उसके साथ जो है, चूंकि हम सब में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे अनुभव हैं, तो हम कैसे उस अनुभव से बाहर निकल के एक क्राइम फ्री भारत का निर्माण करें, इसको लेके आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको शांत करूं। वेरी गुड सर, बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी 58 इयर्स की लाइफ में 39 इयर्स मैंने पुलिस के साथ बिताए हैं और great. ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जब कोई एक इतने सीनियर लेवल का पुलिस अधिकारी एक बहुत ही यूनिक चीज शुरू कर रहे हैं। मतलब क्राइम फ्री इंडिया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। और एक पुलिस के अधिकारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो बहुत बातें करते हैं और अगर मैं कहूंगा एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हम हमेशा सोचते हैं कि एक आम आदमी के ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है। कभी किसी एक्टिविस्ट ने वर्दी का ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होते हुए कभी सोचा भी नहीं है कि उनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी, मैं वर्दी के ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करता हूँ। थोड़ा सा मैं Great, sir. डिफरेंट टाइप का Great. एक्टिविस्ट, Great. क्योंकि मैंने अपने जवानों को पास से देखा है, उनको मैंने शहीद होते हुए देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। और जहां तक सर एक्सपीरियंस की बात है, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। जो आज इतनी अच्छी टीम यहाँ पर मैडम बैठी थी, मैडम बात कर रहे थे, रिटायर्ड डीजी सर बैठे थे, मेरे मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सभी क्वेश्चन का जवाब आप सिलसिलेवार देते गए। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आम जनता थाने में जाने से डरती है तो हम क्राइम फ्री की बात कैसे कर सकते हैं। आपने एक बात करी कि उनकी कार को छीन लिया गया और वही क्रिमिनल एसएचओ साहब के पास बैठा हुआ था। ये मैंने भी कुछ देखा है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं वर्दी के लिए लड़ता हूं, क्योंकि सभी तो बेईमान नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए हमारा देश चल रहा है। अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी हैं मैथिली शरण गुप्त जैसे, जो आज सीट पर रहते हुए मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट गुप्त साहब का कितना साथ देगी इस मिशन में, लेकिन मैं ये कहूंगा जनता आपके साथ रहेगी और आपके साथ है। बहुत मेरे को लोकल पुलिस के साथ बहुत बहुत कड़वा एक्सपीरियंस रहा है। इवन अपने केस में भी मैं एक वाकया यहाँ पर सभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा और सर से जवाब भी लेना चाहूंगा। सर एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी एक टू व्हीलर वाले का एक्सीडेंट करके भाग रही थी। हमने उसको चेजअप किया और चेजअप करके आगे रोक लिया कि सर आपने एक एक्सीडेंट करा है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं करा है सर, हमने देखा है और हमने 100 नंबर मिलाने की कोशिश करी तो वहां से मेरा नेटवर्क नहीं लगा। उन्होंने बहुत अच्छे, मैं नाम बताना चाहूंगा, किसी हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी के किसी रिलेशन में थे, फोन किया और सर बहुत सारी पुलिस आ गई, वहां पर काफी पुलिस आ गई और मुझे बताया गया कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूं और मैं उनके चैन तोड़ के उनको लूट कर भागने की कोशिश कर रहा था। अब आप देखिए, एक व्यक्ति जो क्रिमिनल को पकड़ रहा है और जो वहीं खड़ा हुआ है, उसको उसके लिए कहा जाता है कि वो क्रिमिनल है और वो क्राइम करके भाग रहा था। लकीली मेरा कंसर्न एक थाने का फोन मिल गया था, तो वहां से आईओ 1 घंटे बाद आया। 1 घंटे तक पुलिस ने मुझे टॉर्चर करा और जब सारी बातें पता लगी तो एसएचओ साहब कहते हैं कंप्रोमाइज कर लो। मैं कहा नो आई विल नॉट कंप्रोमाइज। और 2 दिन बाद ही राष्ट्रीय सहारा में फ्रंट पर मेरा फोटो था, भारत के प्रेरक व्यक्तित्व में। उन्होंने मुझे 11,000 रुपए का एक चेक भी दिया था, सारा मेरा इंटरव्यू आया था। मन तो करा कि एसएचओ साहब की सीट पे ले जाके देखूं कि सर देखिए मैं एक क्रिमिनल हूं। तो सर जहां ऐसी चीजें होती हैं, जो व्यक्ति पुलिस के साथ जिंदगी लगा रहा है और लड़ रहा है,
पुलिस उसको ही टॉर्चर करती है। अभी पिछले ही महीने एक छोटी सी एफआईआर लिखवाने के लिए मेरे को एसएचओ साहब को जॉइंट कमिश्नर से फोन कराना पड़ा। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम बताना चाहूंगा, डॉक्टर एनसी अस्थाना। वो यही कहते हैं कि मिस्टर जैन, लोकल पुलिस से काम दो तरीके से होता है, या तो आप पैसा दे दीजिएगा या फिर आप बहुत बड़ी अप्रोच लेकर आइएगा। और सर, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, अब जो है अप्रोच भी बढ़ते जा रही है। वो ये देखते हैं कि आप हमारा इमीडिएट बॉस है कि नहीं है। बिल्कुल आपने सर आपने बहुत ठीक कही बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एब्सोल्युटली राइट। यस, आई एक्सपीरियंस दैट आल्सो। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक ही क्वेश्चन अब रह गया है, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा, मैं आपको एक याद दिला दूं। राजस्थान में एक हमारे सीनियर थे, हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है जब हम आईटीबीपी में थे, फिर हम सीआरपीएफ में भी साथ में काम किए। ही वाज डीजी राजस्थान आल्सो। उन्हें एफआईआर लिखाने के लिए मंत्री और सब रहते हुए भी और उसी प्रदेश के डीजी होते हुए भी उन्हें धरने पे बैठना पड़ा। क्या हमने यही सिस्टम पैदा किया है? अल्टीमेटली मेरे साथ अपराध हुआ है तो ये किसी दूसरे का सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है? 154 सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है ना रीइंटरप्रेट करके कहा है कि यदि उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो आपको एफआईआर दर्ज करना ही होगी। उन्होंने कुछ जगह लीवे दिया है कि यदि आपका जो है इन केसेस में आप जांच कर सकते हैं लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप जांच इस बात की करेंगे कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। हम आगे चल के आपको आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, तो अभी बीच में मैंने वैसे ही इंटरजेक्ट कर दिया था, फिर मैं आपके प्रश्न का बाकायदा सिलसिलेवार जवाब दूंगा। सर एक हमारे सिस्टम में एक कमी और है, हम जिसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं उस कंप्लेंट की इंक्वायरी उसी ऑफिसर के पास जाती है, ये कब ठीक होगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन सर। देखिए, आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया। तो हम आपके कई क्वेश्चन हैं उनको पहले भागों में बांट देते हैं, फिर हम सिलसिलेवार उसका जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि थानों में एफआईआर कैसे हो, ठीक है ना। दूसरा आपने कहा था कि साहब जो है, दूसरा आपने कहानी के माध्यम से सुनाया कि कैसे पुलिस अनफेयर होती है और राजनीतिक दबाव में वो एक अच्छे भले व्यक्ति को अपराधी जो है ना घोषित कर देती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप ठीक ठाक निपट गए, और बड़ी चीज भी कुछ हो सकती थी। बिल्कुल सर। क्योंकि यदि जो है पुलिस सबलों की है तो निर्बल कहाँ जाए, सवाल ये उठ रहा है। तो आप कैसी पुलिस पैदा कर रहे हैं? अब जो है दो क्वेश्चन और, कोई क्वेश्चन भी आपका इसमें क्या सर? ये दो क्वेश्चन के अलावा और कोई भी क्वेश्चन है? फिर मैं नहीं सर, बिल्कुल यस सर, बस इतना ही, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये है कि हम थाने जाएंगे तो हमारी एफआईआर लिखी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि थाना प्रभारी को वो एक बर्डन लगती है। उसे लगता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। उसे लगता है कि जो है, जब आपने कभी किसी पुलिस ऑफिसर को अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हुए नहीं सुना होगा, मैं आपको थोड़ा सा मिमिक्री करके दिखाता हूँ। सर वो एक अपराध हो गया। तो पुलिस ऑफिसर जब किसी अपराध की रिपोर्टिंग करता है अपने सीनियर को, तो वो अपराध भाव से ग्रसित होता है, जैसे उसने वो जुर्म उसने कर दिया। उसको ये विश्वास नहीं है कि वो कॉग्निजेंस भी ले सकता है और 100% डिटेक्शन भी करा सकता है और 100% कन्विक्शन करा सकता है। क्योंकि उसे ये विश्वास है नहीं, इसलिए वो स्टेटस को कंट्रोल करना चाहता है। तो वो स्टेटस को दो तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। एक तो जो है वो अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए स्टेटस को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा जो है वो झूठी वाई लेने के लिए भी जो है करना चाहता है। अब एक ऑफिसर आया, कोई अच्छा काम तो उसने किया नहीं, और वो जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ रहा है कि साहब मेरे आने के बाद 10% जो है क्राइम कम हो गया। तो why he should say that? He should make the people understand कि साहब मैंने ये कदम उठाए जिसके कारण ऐसा हुआ। तो हम जो है
लोगों को बिना अच्छी काम किए हुए ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास जादुई छड़ी है और हमने सब ठीक कर दिया है। और वो जादुई छड़ी क्या है कि अपराध का पंजीयन ना करो। फिर एक दूसरी समस्या पैदा हो गई, जब जो है जो बदमाश लोग हैं वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने उनका जो है ना पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी से पार्टनरशिप हो गई, तो वो आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने की स्थिति में आ गए। जैसे कि आप बचते बचते बच गए, आप लकी थे, बच गए, नहीं तो एक आध दो चार केस भी आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाते और कोई जी। बड़ा हादसा नहीं होता। ये भी भगवान की जो है ना शुक्र है कि आपके कर्म अच्छे थे इसलिए कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। तो नहीं तो आपको और भी बहुत सारे जो है ना खामियाजे भुगतना पड़ेंगे। आप जो है ने बहुत सही कहा है कि आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, वो उसी के पास पहुंच जा रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में मॉनिटरिंग ही नहीं है, सिस्टम में सुपरविजन ही नहीं है। आज का पुलिस का सिस्टम एब्सोल्युटली लेजर फेरे पे चल रहा है। हम नंबर से चलते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैं एआईजी फाइनेंस एंड प्रोविजनिंग था तो मध्य प्रदेश में मैंने नंबर हटा के नाम का जो नेम प्लेट इंट्रोड्यूस की थी। आई सेड कि इट इज ए डिसरिस्पेक्ट जब हम आदमी को नंबर से जाने। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो है ना हमने उसको ह्यूमन बनाने की कोशिश की थी। अभी भी आप बहुत बड़ी बात जाइए, कई जगह पे जो है ना वो उसको मरीज नंबर से जाना जाता है। इट इज ए डिसरिस्पेक्ट। हाउ कैन यू ट्रीट लाइक दैट? तो पुलिस जो है डिप्लॉयमेंट भी नंबर से करती है। लॉ एंड ऑर्डर है तो 5000 व्यक्ति लगा दिए फलाने पे, ये वो। अभी पॉइंट ड्यूटी लगाई तो यहाँ पे पॉइंट ड्यूटी, वहां पे पुलिस वाला क्या कर रहा है, ये क्या सुपरवाइजरी ऑफिसर देख रहे हैं? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट पर्सन? अभी आप कहीं पे भी निकल जाइए पूरे देश में, आप खुद बात किए होंगे। मैं नासिक वगैरह यहाँ पे भी गया था जब कुंभ का वो चल रहा था, अभी कुंभ वगैरह, तो मैंने पाया देखा कि सभी लोग जो अपने अपने मोबाइल पे बिजी हैं। आज आप किसी भी पॉइंट ड्यूटी में चल जाइए, उनका जो वर्दी कैसी है, कैप नहीं लगाया हुआ है, वो तो है ही है। आजकल 90% लोग कहीं ना कहीं मोबाइल पे बिजी बने रहते हैं। तो अब ये सब इसलिए हो रहा है कि वी डोंट हैव एनी मॉडल। ना तो हमने उनका कंस्ट्रक्टिव डिप्लॉयमेंट किया है, ना हमने उनको कंस्ट्रक्टिव टास्क दिया है, और ना ही हमने जो है ना उनसे अकाउंटेबिलिटी दी। हमारे जो गश्त हैं, जो पॉइंट हैं, जहां लगते आ रहे हैं वहीं पर लगते जा रहे हैं। अरे भाई, आज के ज़माने में हम डायनामिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर्दियों में यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, 12 बजे यहाँ पॉइंट होना चाहिए, वही व्यक्ति जाके जना बगल में चला जाएगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हॉट स्पॉट में डिसाइड द डायनामिक डिप्लॉयमेंट। तो चूंकि वो सब नहीं हो रहा है तो पूरा खेल एक जगह जाके सिमट जाता है, वो आंकड़ों पे। तो फिर सभी लोग जो है ना आंकड़ों की बाजीगिरी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक अपने अधिकारी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि भाई FIR नहीं लिखी जाती है, फलाना नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो ही सेड कि नहीं सर, हमने तो जो है ना सब ऑनलाइन कर दिया है। तो मैंने कहा क्या ऑनलाइन कर दिया है? तो साहब कोई भी जाके जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। मैंने कहा आपने जैसे उसका मोबाइल गुमा या और कोई चीज गुमा तो आपने लॉस्ट का प्रोविजन उसको दे दिया है। जहां पे यदि वो चुराया नहीं है तो हम उसे क्यों नेशनली फोर्स कर रहे हैं? आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वो आपकी लॉस्ट की तो 2 मिनट में रिपोर्ट हो जाएगी, चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं की जा रही? यदि चोरी हुई है तो उसी पोर्टल पे चोरी का रिपोर्ट लिख जाना चाहिए ना। नहीं, वो लॉस्ट सर हमेशा लॉस्ट की रिपोर्ट लिखवाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना। यस। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने सैकड़ों मोबाइल पकड़े, फिर उन मोबाइल को सामयावन लगा के जो है ना फरियादी को बांटा। तो मैंने पूछा कि भाई साहब आप लोगों में थोड़ी बहुत कुछ शर्म लज्जा बची है क्या? तो उन्हें मेरे रिमार्क से बड़ा दुख हुआ कि साहब जो है ना हमारे डी साहब कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो इतने सारे मोबाइल जो पकड़े हैं हमने, मान ले सकते हैं कि कोई थोड़े बहुत गुमे उमे हो, 90% से ज्यादा तो मोबाइल चुराए हुए मोबाइल होंगे। और यदि उसको गुमा भी है तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसे जमा करना चाहिए था। तो उसने अपने पास रख लिया है, ये भी क्राइम है। उस धारा का अपराध कायम कर लीजिए। यदि आपको चोरी का नहीं करना है, आपको समझ में आता है नहीं तो बहुत सज्जन आदमी है तो चोरी कर ही नहीं सकता है, तो इतना तो गैर सज्जन है ही कि उसने अपने पास रख लिया। हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब उसे डिटेक्ट किया तब आपने उसे पकड़ा। और यदि वो सही अपराधी है तो हमने क्या बिना पैसे लिए उसको जाने दिया?
चलो तुमने पैसा लिया नहीं लिया ये दूसरा काम है, ये इसको अपन गवर्नमेंट के लिए भूल जाते हैं। व्हाट अबाउट ए क्रिमिनल हैज बीन अलाउड टू गो आउट ऑफ योर नेटवर्क? हो सकता है उसने जो है ना इसके साथ सैकड़ों और ऑफेंस किए होंगे। यदि हम उसको मैप करते तो शायद उस क्रिमिनल से हम 100 और अपराध बरामद कर लेते। ये सोच तो कहीं है ही नहीं ना, इसके लिए तो किसी के पास टाइम नहीं है। जब तक ऐसा होगा, जब तक हम आंकड़ों से डील करेंगे तो आपकी एफआईआर लिखी नहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि भाई जब एफआईआर लिखी ही नहीं जाना है तो हम थाने ही क्यों जाएं। तो हमने जो सिस्टम बनाया है वो ऐप एक बनाया है जिसका हमने नाम दिया है वॉलंटियर ऐप। ये बड़ा पावरफुल ऐप है, थोड़ा सा मैं अब आपको खोल के बताता हूँ इसके। इसमें 4 फेज हैं। पहला फेज है सिक्योरिटी फेज, मतलब 4 टैब होंगे उसमें नीचे, तो यू कैन गो इन एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस पे आपको जाना है वहाँ चले जाएंगे और आगे चल के आपकी सोच समझ के हम अपने आप भी उस रूट में बदल जाएंगे, जैसा कि अभी हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हैं। तो पहले ऐप का जो सिक्योरिटी वाला है, इट इज प्रोवाइडिंग यू ऑल द फीचर्स सो दैट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए स्टेक होल्डर यू कैन प्ले ए रोल। तो आपको यदि खुद कोई क्राइम हुआ है तो उसकी आप रिपोर्ट कर पाएंगे। आसपास आप जो देख रहे हैं, कई बार आप बहुत अच्छी चीज देखते हैं, आप चाहते हैं कि जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए, तो आप उसके लिए पॉजिटिव जो है ना फीडबैक दे सकते हैं। कुछ चीज गड़बड़ हुई है तो आप नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, जिसकी उसको सजा मिलेगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। तो आप ये दूसरा काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक अपनी पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। मैं एसपी SRP जबलपुर था और एक कोर्स के लिए, मतलब एसपी रैंक में था, ये मेरे ख्याल से 88 की बात होगी। और मैं उसी समय ट्रेनिंग कोर्स में गया हुआ था दिल्ली में। तो रात में मैं और मिसेज गुप्ता जो है वो रेवाली टाकी जो है उस पर मूवी देखने गए रात में, कनॉट प्लेस।